हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज से हम शुरू करने वाले हैं AIMS-CRE 2026 के रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी। और ये आपकी प्रिपरेशन की क्लास नंबर 1 है। ठीक है, अब हम मिक्स MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें आपको हर क्लास में 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ही आई ट्राइड कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो, और ईजी से लेके मॉडरेट से लेके हार्ड तक तीनों तरीके के क्वेश्चंस डेली की क्लास में मिक्स रहेंगे। ठीक है, होल सिलेबस को लेके अब ये हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक टॉपिक वाइज क्लासेस हम कर रहे थे, लेकिन अब हम पूरे सिलेबस को कवर करके क्लासेस ला रहे हैं टिल द AIMS-CRE एग्ज़ाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के बैच से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो एस्पायरेंट्स के कोर्स से जुड़ना ना भूलें, जो कि आपको ओनली 499 में अवेलेबल होगा, जिसके अंदर आपको सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके अंदर पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और इसके अलावा अभी ही रिसेंटली एस्पायरेंट्स ने ओनली एम्स की टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड करी है, वो भी आप एक्सप्लोर करना मत भूलना। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल रीज़न फॉर यूजिंग अ रोटेटिंग एनोड इन मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज टू। ठीक है भाई, जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में हम रोटेटिंग एनोड यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न क्या है? फोटोन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, फोकल स्पॉट साइज को रिड्यूस करने के लिए, डिसिपेट हीट ओवर अ लार्ज टारगेट एरिया, या इंक्रीज फिलामेंट करंट। तो देखो, जो हम रोटेटिंग एनोड यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में, तो इसका प्रिंसिपल रीज़न क्या है कि जो हीट है वो डिसिपेट हो जाती है ओवर अ लार्ज टारगेट एरिया। देखो, अप्रॉक्सीमेटली जो 99% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द एनोड इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और सिर्फ 1% एक्सरेज में कन्वर्ट होती है। जो रोटेटिंग एनोड है, जो कि स्पिन करता है रैपिडली 3000 to 10,000 रोटेशन पर मिनट और हायर इन एडवांस ट्यूब। ठीक है, तो रोटेटिंग एनोड के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फिक्स पॉइंट पे स्ट्राइक होने की जगह ये कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं एरिया को ऑन द एनोड सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल स्पॉट। दिस स्प्रेड्स द हीट ओवर अ मच लार्जर एरिया, जिससे ओवर हीटिंग प्रिवेंट होती है और हायर एम एक्सपोजर अलाउ होते हैं। शॉर्ट एक्सपोजर टाइम पॉसिबल है, ट्यूब की लाइफ लॉन्गर रहती है, और बेटर इमेज क्वालिटी भी हमें मिलेगी। इसलिए मॉडर्न डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में हम रोटेटिंग एनोड प्रेफर करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा था इंक्रीज फोटोन एनर्जी। तो देखो, जो फोटोन एनर्जी है इट डिपेंड्स मेनली ऑन KVP। द रोटेटिंग एनोड हैज़ नो अफेक्ट ऑन फोटोन एनर्जी। रिड्यूस फोकल स्पॉट साइज ओनली। फोकल स्पॉट साइज की अगर मैं बात करूँ, तो जो रोटेटिंग एनोड है अलाउ द यूज़ ऑफ लाइन फोकस प्रिंसिपल। ठीक है, अलाउज द यूज़ ऑफ लाइन फोकस प्रिंसिपल विच हेल्प achieve a small effective focal spot while maintaining the actual focal spot. However, this is not the principal purpose. The main reason is heat dissipation. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज फिलामेंट करंट। तो फिलामेंट करंट हीट्स द टंगस्टन फिलामेंट एंड कंट्रोल्स थर्मायनिक एमिशन। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द फिलामेंट सर्किट, और इसका रोटेटिंग एनोड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंटरैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ पेशेंट डोज इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर कौन सा इंटरैक्शन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है पेशेंट की डोज के लिए? पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो डिसइंटीग्रेशन। देखो, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट है वो कब होता है? जब एक्सरे फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है बाय एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन डिसअपेयर हो जाएगा पूरी तरीके से। ये जो इंटरेक्शन है वो क्या करता है? अपनी ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इनटू द डिपॉजिट कर देता है अपनी सारी एनर्जी को पेशेंट टिश्यू में, मेकिंग इट द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द पेशेंट एब्जॉर्ब डोज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। It also creates image contrast, but because dense tissues absorb more photons. ठीक है, पेयर प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो ये तो तभी होता है जब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ज़्यादा होगा। ठीक है, सब लिख नहीं रही हूँ बट सब बोल रही हूँ, तो अगर नहीं ऐसे क्लियर ना हो तो उसको फिर से वीडियो को 10 सेकेंड्स बैकवर्ड पे जाके फिर से आप देख लेंगे। ठीक है,
और डायग्नोस्टिक एक्सरेज आर यूजुअली 20 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पेयर प्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है डायग्नोस्टिक के अंदर। कोहेरेंट स्कैटरिंग की मैं बात करूँ, जिसको हम रेले स्कैटरिंग भी बोलते हैं, इसमें ना ही आयनाइजेशन हो रहा है, इसके अंदर बहुत ही कम एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मिनिमल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पेशेंट का डोसो और नेग्लिजिबल, ठीक है, नॉट द सोर्स ऑफ डोज। फोटो डिसइंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी फोटोन्स पे होता है, डेट इज़ मोर देन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो कि हमें रेडिएशन थेरेपी में देखने को मिलता है, ना कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीजिंग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस वाइल मेंटेनिंग रिसेप्टर एक्सपोजर प्राइमरीली रिक्वायर्स, ठीक है, हमने सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज किया और हमें रिसेप्टर एक्सपोजर को मेंटेन करना है, तो हमें क्या चाहिए, एम एस डिक्रीज करेंगे, एम एस इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिक्रीज इन केवीपी या फिर नो चेंज। तो देखो अगर हमें, ठीक है, जैसे अगर हम SID इंक्रीज करते हैं, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, तो एक्सरे इंटेंसिटी डिक्रीजेज होगी बिकॉज फोटोन्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, देयरफॉर इंक्रीजिंग SID, इंक्रीजिंग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस रिक्वायर्स इंक्रीजिंग MAS, ठीक है। अगर हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो हमें MAS को भी बढ़ाना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम रिसेप्टर एक्सपोजर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ए बोल रहा है डिक्रीज इन MS वुड फर्दर रिड्यूस एक्सपोजर, इमेज अंडर एक्सपोज हो जाएगी, डिक्रीज इन KVP बीम पेनिट्रेशन रिड्यूस कर देगी, एक्सपोजर डिक्रीजेज इवन मोर, नो चेंज SID अगर हम बढ़ाएंगे विदाउट एडजस्टिंग एक्सपोजर तो वो अंडर एक्सपोज इमेज होगी। तो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाया, ठीक है, रिसेप्टर एक्सपोजर प्राइमरीली रिक्वायर्ड, तो हम क्या करेंगे, MAS मस्ट बी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रिड कैरेक्टरिस्टिक हैज़ द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू रिमूव स्कैटर, इनमें से कौन सी ग्रिड का ऐसा, ग्रिड क्या करती है, स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करती है। तो ग्रिड की ऐसी कौन सी विशेषता है जो जिसके पास सबसे ज़्यादा एबिलिटी होती है स्कैटर रिमूव करने की, ग्रिड फ्रिक्वेंसी, ग्रिड रेशियो, स्ट्रिप थिकनेस ओनली, इंटरस्पेस मटेरियल ओनली। तो देखो ग्रिड रेशियो क्या होता है, हाइट ऑफ लेड स्ट्रेप्स अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन लेड स्ट्रेप। हाई ग्रिड रेशो का मतलब क्या होता है, अगर ग्रिड रेशो हाई है मतलब कि एब्जॉर्ब मोर स्कैटर, इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, एंड रिक्वायर हाई एक्सपोजर। एक्सपोजर को भी अगर ग्रिड हम कर रहे हैं यूज़ तो एक्सपोजर भी हमें ज़्यादा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सी ग्रेटेस्ट एबिलिटी है, ग्रिड रेशो। ग्रिड रेशो जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा स्कैटर रिमूव होगा, इमेज कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव होगा और हाई एक्सपोजर की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ग्रिड फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो ग्रिड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स पर सेंटीमीटर और इंच, ठीक है। हायर फ्रिक्वेंसी रिड्यूसेस करती है विजिबल ग्रिड लाइंस को बट हैज मच लेस अफेक्ट ऑन स्कैटर रिमूवल देन ग्रिड रेशो। स्ट्रिप थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो लेड थिकनेस कॉन्ट्रीब्यूट स्लाइटली बट डज नॉट डिटरमाइन स्कैटर रिमूवल एज मच एज ग्रिड रेशो। इंटरस्पेस मटेरियल ओनली, यूजुअली एल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं, इट अफेक्ट ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है, ना कि डिटरमिनेंट है स्कैटर क्लीनअप का, ठीक है, कौन सा होता है, एल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू अपीयर्स ब्राइटेस्ट ऑन सिटी ड्यू टू द हाईएस्ट एटेन्यूएशन। तो भाई कौन सा टिश्यू है जो कि हमें सबसे ब्राइट दिखेगा सिटी के अंदर ड्यू टू द हाईएस्ट एटेन्यूएशन, फैट, वाटर, कॉर्टिकल बोन या फिर लंग। तो देखो सिटी ब्राइटनेस डिपेंड्स ऑन एटेन्यूएशन दैट इज हॉन्सफील्ड यूनिट। तो एयर, अच्छा एयर तो है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन में, सॉरी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फैट की तो फैट का कितना होता है -100, बात करूँ वाटर की तो वाटर का कितना होता है 0, बात करूँ कॉर्टिकल बोन की तो +1000 और मोर, ठीक है। और अगर हम बात करें लंग्स की तो लंग्स की कितनी होती है -700। तो क्या हो जाएगा, हायर एटेन्यूएशन ब्राइटर इमेजेस, देयरफॉर कॉर्टिकल बोन हैज़ हायर एटेन्यूएशन और हॉन्सफील्ड यूनिट here, so cortical bone will be appear brightest on CT scan. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लार्मर फ्रिक्वेंसी इन MRI डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन। MRI के अंदर जो लार्मर फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, स्लाइस थिकनेस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इको टाइम या रिपीटेशन टाइम।
तो देखो जो लार्मर फ्रिक्वेंसी है वो होती क्या है, तो द लार्मर फ्रिक्वेंसी इज द फ्रिक्वेंसी एट विच हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है, एट विच हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रिसिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लार्मर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशो इंटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज होगा, लार्मर फ्रिक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यही बोल रहा है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, तो इन दोनों में से कौन सा फैक्टर है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच डिटेक्टर मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल डीआर सिस्टम। इनडायरेक्ट फ्लैट पैनल डीआर सिस्टम में इनमें से कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, सेलेनियम, सीजियम आयोडाइड, टंगस्टन या कॉपर। तो देखो इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी 2 स्टेप में वर्क करती है। एक्सरेज विजिबल लाइट में कन्वर्ट होंगे बाय अ सेंटीलेटर, द लाइट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय फोटोडायोड्स एंड अ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर अरे। जो मोस्ट कॉमन सेंटीलेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्ट के अंदर, दैट इज सीजियम आयोडाइड। क्यों, बिकॉज इट हैज़ हाई एक्सरे एब्जॉर्प्शन, it produces large amount of light, its needle like crystal structure reduces light spread, improving spatial resolution, ठीक है, that's why we use cesium iodide। और बात करें सेलेनियम की, तो अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट डीआर के अंदर यूज़ हो रहा है। टंगस्टन की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एनोड टारगेट, और कॉपर की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ यूज फॉर फिल्ट्रेशन टू रिमूव लो एनर्जी एक्सरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। इनमें से कौन सा फेज है सेल साइकिल का जो कि सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होगा। तो बात करूँ मोस्ट रेडियो सेंसिटिव की, तो सेल्स दैट आर मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टू रेडिएशन वो कब होंगे, व्हेन दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग। तो ड्यूरिंग द एम फेज और माइटोटिक फेज जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस हो जाएंगे, डीएनए रिपर मैकेनिज्म आर मिनिमल, मेकिंग सेल्स हाईली वल्नरेबल टू रेडिएशन डैमेज, ठीक है। तो एम इनमें से अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या होता है, जो एम है वो सबसे ज़्यादा होता है, देन G2, देन G1, देन S एंड देन G0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द जाइगोमेटिक आर्क्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। इनमें से ऐसा कौन सा व्यू है जिसके अंदर हम जाइगोमेटिक आर्क्स को बड़े ही अच्छे से देख पाएंगे बिना किसी सुपर इम्पोजिशन के। वॉटर्स व्यू, सबमेंटो वर्टिक्स व्यू, एपी स्कल या कार्डवेल व्यू। तो देखो जो सबमेंटो वर्टिक्स व्यू है इसके अंदर हमें इन्फीरियर व्यू दिखता है स्कल का, प्रोजेक्टिंग द जाइगोमेटिक आर्क्स फ्री फ्रॉम सुपर इम्पोजिशन बाय द क्रेनियल बोन। तो इट इज़ द प्रिफर्ड व्यू व्हेन इवेल्युएटिंग सस्पेक्टेड जाइगोमेटिक आर्क फ्रैक्चर्स। कौन सा, सबमेंटो वर्टिक्स। वॉटर्स या फिर ऑसिपिटोमेंटल व्यू की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ फॉर मैक्सिलरी साइनसेस, ठीक है। एपी स्कल की अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल क्रेनियल फ्रैक्चर के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं, ना कि जाइगोमेटिक आर्क के लिए। कार्डवेल व्यू प्राइमरीली यूज होता है फ्रंटल साइनस, एंटीरियर स्कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन ट्रोमा शुड इनिशियली अंडरगो। किसी पेशेंट को ट्रॉमेटिक इंजरी है सर्वाइकल स्पाइन की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लेक्शन व्यू, क्रॉस टेबल लेटरल व्यू, ओपन माउथ ओनली या स्विमर्स व्यू। देखो सर्वाइकल स्पाइन ट्रोमा सस्पेक्टेड है तो जो नेक है उसको हमें मूव नहीं करवाना है जब तक हमें इंजरी का पता नहीं पड़ जाए। तो क्रॉस टेबल लेटरल प्रोजेक्शन कैन बी ऑब्टेन व्हाइल मेंटेनिंग सर्वाइकल इमोबलाइज, ठीक है। क्रॉस टेबल लेटरल प्रोजेक्शन हम करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें नेक को हिलाने डुलाने की ज़रूरत नहीं है। और सर्वाइकल स्पाइन ट्रोमा हुआ है अगर, तो हम क्या करेंगे कि जो सर्वाइकल स्पाइन को हमें इमोबलाइज ही रखना है एंड अलाउ रैपिड असेसमेंट ऑफ अलाइनमेंट और जो भी फ्रैक्चर्स वगैरह है उसके लिए। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल रेडियोग्राफ है ट्रोमा केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजिटल रेडियोग्राफी डो स्क्रिप्ट रेफर्स टू। डिजिटल रेडियोग्राफी में डो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, तो देखो डो स्क्रिप्ट क्या होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न इन डीआर एंड सीआर।
जो कि फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी में नहीं होता है। डिजिटल डिटेक्टर्स के पास वाइड डायनामिक रेंज होती है। इसका मतलब क्या हो गया, इफ़ द एक्सपोजर इज़ हायर देन नेसेसरी, मतलब जितनी हमें एक्सपोजर की नीड है उससे ज़्यादा अगर एक्सपोजर हुआ है देन द इमेज ऑफन स्टिल लुक्स एक्सेप्टेबल आफ्टर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, रेडियोग्राफर्स में अननोइंगली यूज प्रोग्रेसिवली हायर एक्सपोजर फैक्टर, इमेज क्वालिटी अपीयर्स गुड ड्यू टू रिड्यूस नॉइड, पेशेंट रेडिएशन डोज इंक्रीजेस अननेसेसरली, तो अलारा रूल भी वायलेट हो जाएगा। तो ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है पेशेंट एक्सपोजर में उसे ही हम क्या बोल देते हैं, डोज क्रिप। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, ग्रेजुअल रिडक्शन नहीं, हाँ ये ग्रेजुअल इंक्रीज इन पेशेंट डोज बिकॉज ओवर एक्सपोज इमेजेस स्टिल अपीयर एक्सेप्टेबल। ठीक है, हमें डोज क्रिप को प्रिवेंट कैसे करना है, हम एक्सपोजर इंडेक्स और डेविएशन इंडेक्स देखेंगे, स्टैंडर्डाइज एक्सपोजर प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे, एलारा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और रेगुलर क्यूए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट अफेक्ट ऑन रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसका कॉन्ट्रास्ट पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट है, MS, सोस्ट्रीमेट डिस्टेंस, KVP, फोकल स्पोर्ट साइज। तो देखो रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, डिफरेंस इन डेंसिटी और ब्राइटनेस बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रक्चर। तो ये जो फैक्टर है KVP, ये मोस्ट स्ट्रांगली अफेक्ट करता है कॉन्ट्रास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल इज टू। ठीक है, जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, स्कैन टाइम को रिड्यूस करना, कंसिस्टेंट इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर को मेंटेन करना, स्कैटर रेडिएशन एलिमिनेट करना या रिड्यूस फोकल स्पोर्ट साइज। तो देखो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल क्या करता है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देता है एक्सरे एक्सपोजर को जब डिटेक्टर को उतनी रेडिएशन मिल चुकी होती है जितनी उसे ज़रूरत है, उसके बाद वो उसको क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि भाई कंसिस्टेंट इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर मिले, यूनिफॉर्म इमेज क्वालिटी और रिपीट एग्जामिनेशन रिड्यूस हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, मेंटेन कंसिस्टेंट इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करता है पेशेंट की डोज को, बट इट हेल्प अवॉइड अंडर एंड ओवर एक्सपोजर। मतलब कंसिस्टेंट इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर को मेंटेन करके चलता है कि भाई जितनी नीड है उतने के बाद उसको टर्मिनेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड बोवल परफोरेशन। कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है, किसी पेशेंट को सस्पेक्टेड बोवल परफोरेशन है तो कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो कि हम बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देंगे, नॉन आयनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, बेरियम सल्फेट और आयोहेक्सोल। तो देखो जो बेरियम सल्फेट है, अगर सस्पेक्टेड GI परफोरेशन है तो बेरियम सल्फेट मस्ट नॉट बी यूज। अगर बेरियम लीक हो गया पेरिटोनियल कैविटी में तो वो सीवियर पेरिटोनाइटिस कर देगा एंड इट कैन लीड्स टू द फैक्टल कंडीशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसी कंडीशंस के अंदर हम वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स यूज करते हैं लाइक गेस्ट्रोग्राफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिटी डिक्रीजिंग द पिच वाइल कीपिंग ऑल पैरामीटर कांस्टेंट विल। ठीक है, सिटी स्कैन के अंदर हमें पिच डिक्रीज करनी है और बाकी के सारे पैरामीटर कांस्टेंट रखने हैं, तो क्या होगा, पेशेंट डोज घटेगी बढ़ेगी कोई इफेक्ट नहीं होगा या इमेज नॉइज एलिमिनेट हो जाएगी। तो देखो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टेबल मूवमेंट पर रोटेशन अपॉन टोटल कॉलिमेटेड बीम विथ। तो अगर पिच लोअर है, टेबल स्लोली मूव कर रही है, ज़्यादा ओवर, देखो लोअर पिच है दैट मीन्स लोअर पिच है दैट मीन लेस देन 1, तो टेबल जो है वो स्लोली मूव कर रही है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी बिटवीन द स्लाइसेस। ठीक है, अब क्या होगा भाई, स्लो हो रही है, ओवरलैपिंग ज़्यादा, पेशेंट को रेडिएशन भी ज़्यादा मिलेगी, इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज पेशेंट डोज। ठीक है, और इमेज क्वालिटी बेटर रहेगी और नॉइज लोअर रहेगा। वही अगर हायर पिच है तो टेबल मूवमेंट फास्टर रहेगा, लेस ओवरलैपिंग होगी, लोअर रेडिएशन डोज होगा, स्लाइटली इंक्रीज इमेज नॉइज। ठीक है, अगर पिच ज़्यादा है तो इमेज नॉइज क्या हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका लिमिटेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एमआरआई सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग एक्यूट सेरेब्रल इस्कीमिया। कौन सा एमआरआई सीक्वेंस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है एक्यूट सेरेब्रल इस्कीमिया को डिटेक्ट करने के लिए? T1 वेटेड, T2 वेटेड, DWI डेट इज डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग या ग्रेडियंट इको? तो देखो, जो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग है वो डिटेक्ट करता है रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन कॉज बाय साइटोटॉक्सिक एडिमा विद इन मिनट्स ऑफ एन एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक। तो इट विल बी द मोस्ट सेंसिटिव सीक्वेंस। ये गोल्ड स्टैंडर्ड एमआरआई सीक्वेंस है, गोल्ड स्टैंडर्ड एमआरआई सीक्वेंस फॉर अर्ली स्ट्रोक डिटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पोजिशनिंग एरर कॉजेज इलोंगेशन ऑफ द एनाटोमिकल स्ट्रक्चर ऑन अ रेडियोग्राफ? कौन सी पोजिशनिंग एरर की वजह से हमें जो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है वो ये रेडियोग्राफ या फिर एक्सरे के अंदर इलोंगेटेड दिखाई देगा? इंक्रीज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, डिक्रीज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, इम्प्रॉपर बीम ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट कॉजिंग डिस्टॉर्शन, इंक्रीजिंग ग्रिड रेशो। तो देखो, इलोंगेशन तब होता है जब सेंट्रल रे परपेंडिकुलर नहीं है ऑब्जेक्ट या फिर इमेज रिसेप्टर की, जिसकी वजह से जो एनाटमी है वो हमें स्ट्रेस दिखाई देती है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ शेप डिस्टॉर्शन। तो इम्प्रॉपर बीम ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट कॉजिंग डिस्टॉर्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्स इज डबल, बीम इंटेंसिटी बिकम्स। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई इन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्स, जो डिस्टेंस है एक्सरे सोर्स से वो क्या हो गया, डबल हो गया, है ना? तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज़ द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव अमॉन्ग द फॉलोइंग? इनमें से सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव कौन सा है? लिवर, मसल, बोन मैरो या टेंडर? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्रेबेंडे, टिश्यूज़ जो कि रैपिडली डिवाइडिंग है, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है, वो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है। तो बोन मैरो कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मेकिंग इट हाईली सेंसिटिव टू रेडिएशन। ठीक है, कंटेन्स एक्टिवली, कौन सी भाई, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से ही तो पता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ बर्गोनिया टेंडन जो हाईली रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, हाईली रैपिडली डिवाइडिंग है, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल है, वो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव रहेंगे। तो बोन मैरो के अंदर कौन से होते हैं? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो कि रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, मेकिंग इट हाईली सेंसिटिव टू रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अल्ट्रासाउंड पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट इट्स टिपिकली सीन बिहाइंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट है वो टिपिकली हमें किसके बिहाइंड दिखेगा? बोन, एयर फिल्ड बोवल, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट या मेटेलिक फॉरेन बॉडी? तो अगर मैं बात करूँ पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट की, तो जो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है कोजेज वेरी लिटिल एटेन्यूएशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम, एज अ रिजल्ट ज़्यादा साउंड एनर्जी टिश्यूज तक पहुंचेगी बिहाइंड द सिस्ट, मेकिंग देम अपीयर हाइपर इकोइक और ब्राइटर। इस फिनोमिनन को ही हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट, एंड इट इज़ अ क्लासिकल साइन ऑफ अ सिंपल सिस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लूइड फिल्ड सिस्ट। बोन की अगर मैं बात करूँ तो बोन क्या है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करेगा अल्ट्रासाउंड वेव्स को, तो ये पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडोइंग करेगा, ना कि एनहांसमेंट। एयर फिल्ड बॉल क्या करेगा, और रिफ्लेक्ट कर देगा सारी अल्ट्रासाउंड वेव को, शेडोइंग करेगा एंड पुअर विजुअलाइजेशन ऑफ डीपर स्ट्रक्चर। फ्लूइड फिल्ड सिस्ट जो क्या करेगी, पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट, हाइपर इकोइक, ब्राइट, मेटेलिक फॉरेन बॉडी। मेटल ऑल्सो कॉजेज स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन विद पोस्टीरियर अकॉस्टिक शेडोइंग एंड रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट्स टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन इंट्रावेनस यूरोग्राफी, इफ द नेफ्रोग्राम phase is absent bilaterally despite adequate contrast administration, the most likely causes। अगर इंट्रावेनस यूरोग्राफी के दौरान, ठीक है, तो अगर नेफ्रोग्राम फेज एब्सेंट है तो बायलैटरली डिस्पाइट एडिक्वेट कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओके, तो कौन सा इनमें से कौन सी कंडीशन होने के चांसेस है? इस कंडीशन के अंदर अगर नेफ्रोग्राम फेज एब्सेंट है, बायलैटरली डिस्पाइट एडिक्वेट, मतलब पूरा आपने एडिक्वेट कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया है फिर भी, तो क्या हो सकता है? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, सीवियर बायलैटरल रीनल फेलियर, यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लैडर रप्चर। तो देखो,
जो आईवीयू नेफ्रोग्राम फेज है उसके अंदर हमें क्या दिखता है, अपटेक ऑफ कॉन्ट्रास्ट बाय द रीनल पैरेन्काइमा, और ये बोल रहा है कि आपने एडुकेट कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया है फिर भी नेफ्रोग्राम फेज एब्सेंट है। तो आफ्टर आईवी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन जो किडनी ने फिल्टर कर दिया कॉन्ट्रास्ट को थ्रू द ग्लोमेरुलाई मेकिंग द रीनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला विजिबल। अगर दोनों किडनी नहीं दिख रही है हमें नेफ्रोग्राम फेज में पूरे प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी, तो ये क्या इंडिकेट करता है, जो किडनी है वो कॉन्ट्रास्ट को फिल्टर नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया है कि सीवियर बायलेटरल रीनल फेलियर है। ठीक है, तो नेफ्रोग्राम फेज हम लेते हैं 1 to 3 मिनट्स के अंदर। तो अब हमें क्या पता पड़ेगा कि भाई जो किडनी है वो फंक्शनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सपोजर फैक्टर प्राइमरीली कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस। इनमें से कौन सा एक्सपोजर फैक्टर है जो कि क्वांटिटी कंट्रोल करेगा। तो अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की तो क्या हो जाता है, MAS। ठीक है, क्वांटिटी और नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस और प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय MAS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हील अफेक्ट इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड व्हेन यूजिंग। हील अफेक्ट इनमें से कौन सी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा, लार्ज मतलब सबसे अच्छे से देखने को मिलेगा, लार्ज सोस्टर इमेज डिस्टेंस, लार्ज फील्ड साइज, शॉर्ट सोस्टर इमेज डिस्टेंस, लार्ज फील्ड साइज एंड लार्ज एनोड एंगल, शॉर्ट सोस्टर इमेज डिस्टेंस, लार्ज फील्ड साइज एंड स्मॉल एनोड एंगल, या फिर लॉन्ग सोस्टर इमेज डिस्टेंस एंड स्मॉल फील्ड साइज। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, जो हील अफेक्ट है, जो इज द वेरिएशन इन एक्सरे बीम इंटेंसिटी अक्रॉस द फील्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स विद इन द एंगल्ड एनोड टारगेट। तो ये कब मोर प्रोनाउंस होगी, जब सोस्टर इमेज डिस्टेंस शॉर्ट है, मतलब बीम डाइवर्जेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा, फील्ड साइज लार्ज होगी, और एनोड एंगल क्या रहेगा, स्मॉल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये जो फैक्टर है वो इंक्रीज कर देंगे डिफरेंस इन बीम इंटेंसिटी बिटवीन द एनोड एंड कैथोड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोकास्टिक रेडिएशन अफेक्ट्स। इनमें से कौन सा स्टोकास्टिक रेडिएशन अफेक्ट्स के एग्जाम्पल है, स्किन एरिथमा, कैटरेक्ट, ल्यूकेमिया या टेम्परेरी स्टेरिलिटी। तो देखो स्टोकास्टिक अफेक्ट्स कौन से अफेक्ट्स हो जाते हैं, विच हैव नो थ्रेशोल्ड डोज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इंक्रीजेस विद डोज, सीवियरिटी डिपेंड नहीं करेगी डोज पे, और क्या हो जाएगा इसके अलावा मेनली इंक्लूड कैंसर एंड जेनेटिक म्यूटेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्लासिकल स्टोकास्टिक अफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन CR द लेटेंट इमेज इज स्टोर्ड इन। CR के अंदर, कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी के अंदर जो लेटेंट इमेज है उसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, सेलेनियम लेयर, फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फेट प्लेट, फ्लैट पैनल, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर अरेज, चार्ज कपल डिवाइस डिटेक्टर। तो देखो CR के अंदर क्या हो रहा है, जो इमेजिंग प्लेट कंटेन कर रही है फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फर प्लेट को, दैट इज PSP, यूजुअली बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड डॉप्ड विथ यूरोपियम। तो जब व्हेन एक्सपोज टू एक्सरे इलेक्ट्रॉन बिकम ट्रैप्ड इन मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट, ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है फॉर्म्स द लेटेंट इमेज। तो जो CR के अंदर जो लेटेंट इमेज है वो किस में स्टोर हो रही है, फोटोस्ट्रीमेबल फॉस्फर प्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी आर्टिफैक्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज कॉज्ड बाय मेटेलिक इम्प्लांट। इनमें से कौन सा सिटी का आर्टिफैक्ट है जो कि मोस्टली मेटेलिक इम्प्लांट की वजह से हो रहा है, रिंग आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, मोशन आर्टिफैक्ट, या फिर पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। तो अगर मैं बात करूँ मेटेलिक इम्प्लांट्स की, जैसे कि हिप प्रोस्थेसिस हो गया, डेंटल फिलिंग्स हो गई, ये क्या करते हैं, लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर देंगे मोर देन हाई एनर्जी एक्सरेज, जो रिमेनिंग बीम है इट बिकम्स हार्डर। तो क्या हो जाएगा, लीडिंग टू डार्क स्ट्रिक्स, ब्राइट स्ट्रिक, स्टार बस्ट अपेयरेंस। तो दिस इज नोन एज बीम हार्डनिंग अफेक्ट। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली कॉज बाय मेटेलिक इम्प्लांट, दैट इज बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच MRI पैरामीटर इज मेनली डिटरमाइन इमेज कॉन्ट्रास्ट। इनमें से MRI का ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो कि इमेज कॉन्ट्रास्ट को मेनली डिटरमाइन करता है। MRI के अंदर मैट्रिक साइज, रिपीटेशन टाइम एंड इको टाइम, स्लाइस थिकनेस ओनली, या फील्ड ऑफ व्यू ओनली। तो अगर मैं बात करूँ MRI के अंदर, तो जो रिपीटेशन टाइम और इको टाइम है ये डिटरमाइन करते हैं मेनली इमेज कॉन्ट्रास्ट इन MRI। different combination produces D1 weighted, T2 weighted and proton density images। मतलब किसी में लॉन्ग रहेगा, किसी में शॉर्ट रहेगा, ऐसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द इंटरकोंडाइलर फोसा ऑफ द नी। इनमें से कौन से व्यू के अंदर हमें इंटरकोंडाइलर फोसा ऑफ द नी बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। नी का एपी व्यू, लेटरल व्यू, टनल, इंटरकोंडाइलर व्यू या सनराइज व्यू। तो देखो जो टनल इंटरकोंडाइलर व्यू है उसके उस स्पेसिफिकली डिजाइन टू विजुअलाइज द इंटरकोंडाइलर फोसा, टीबियल स्पाइन एंड ओस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हमें इंटरकोंडाइलर फोसा बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। एपी नी की अगर मैं बात करूँ तो ये नी जॉइंट दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही क्लियरली इंटरकोंडाइलर फोसा नहीं दिखेगा इनमें। लेटरल नी पटेला के लिए यूज़फुल होता है, जॉइंट डिफ्यूजन और फ्रैक्चर असेसमेंट के लिए, ना कि इंटरकोंडाइलर नोच के लिए। ठीक है, और सनराइज व्यू की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ यूज टू असेस द पटेलो-फीमोरल जॉइंट एंड पटेला, नॉट द इंटरकोंडाइलर फोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्कैटर रेडिएशन रीचिंग द रेडियोग्राफर इज। रेडियोग्राफर तक जो स्कैटर रेडिएशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल सोर्स क्या है उसका। लीकेज रेडिएशन फ्रॉम द ट्यूब हाउसिंग, प्राइमरी बीम, पेशेंट स्कैटर या फिर कंट्रोल कंसोल। तो देखो जो ये जो प्रिंसिपल सोर्स है स्कैटर रेडिएशन का जो कि रेडियोग्राफर तक आ रही है वो क्या है, मेनली पेशेंट स्कैटर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो लार्जेस्ट सोर्स है ऑक्यूपेशनल रेडिएशन एक्सपोजर फॉर रेडियोग्राफर इज स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, जब प्राइमरी एक्सरे बीम इंटरेक्ट करेगी पेशेंट की बॉडी के साथ, इट अंडरगोस कॉम्पटन स्कैटरिंग विच प्रोड्यूसेस स्कैटर्ड फोटोन दैट ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो नेक्स्ट है विच इमेजिंग मॉडलिटी डज नॉट यूज आयनाइजिंग रेडिएशन। इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी है जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं करती है। सिटी, फ्लोरो, एमआरआई, मैमोग्राफी। तो बिल्कुल मैमोग्राफी मैग्नेटिक फील्ड और आरएफ पल्सेस, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस यूज़ करती है, ना कि आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इज एक्सरेज और गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चेस्ट रेडियोग्राफ टेकन एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन में फॉल्सली सिम्युलेट। एक हम चेस्ट रेडियोग्राफ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन, तो उसकी वजह क्या गलत दिख सकता है उसमें। न्यूमोपेरिटोनियम, कार्डियोमिगेलियन, बेसल लंग ओपेसिटी, प्लूरल कैल्सिफिकेशन या रिब फ्रैक्चर। तो जो स्टैंडर्ड चेस्ट रेडियोग्राफ है शुड आइडियली टेकन ऑन फुल इंस्पायरेशन। ठीक है, फुल इंस्पायरेशन में ही लेना चाहिए। फुल इंस्पायरेशन कैसे पता पड़ेगा हमें रेडियोग्राफ को देख के, अबाउट 10 पोस्टीरियर रिब्स हमें दिखाई देगी अबव द डायफ्राम। ठीक है, तो एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम अपवर्ड हुआ, लंग वॉल्यूम डिक्रीज हुई, पल्मोनरी वेजल बिकम क्राउडेड, हार्ट अपेयर रिलेटिवली लार्जर बिकॉज द लंग्स आर स्मॉलर। तो क्या हो जाएगा, अगर एक्सपायरेटरी चेस्ट एक्सरे हमने किया है तो इट सजेस्ट फॉल्सली कार्डियोमेगेली एंड बेसल लंग ओपेसिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बेसल लंग मार्किंग बिकम डेंसर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोअर लोब कोलैप्स मिमिक होगा, निमोनिया और बेसल एटिलेक्टेसिस ये हमें दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट रिडक्शन इन पेशेंट डोज विदाउट सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइजिंग इमेज क्वालिटी इन अ प्रॉपरली सेलेक्टेड एग्जामिनेशन। इनमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोड्यूस करेगा ग्रेटेस्ट रिडक्शन इन पेशेंट डोज बिना इमेज क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। इंक्रीज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, यूज द लोवेस्ट पॉसिबल केवीपी एंड हाईएस्ट एमएएस, टाइट कॉलिमेशन विथ अप्रोप्रिएट हाई केवीपी टेक्निक, रिमूव फिल्ट्रेशन। तो देखो जो बेस्ट स्ट्रेटजी है हमारे पास पेशेंट डोज कम लगे उसके लिए और डायग्नोस्टिक इमेज क्वालिटी मेंटेन रहे उसके साथ साथ, तो टाइट कॉलिमेशन करेंगे, रिड्यूसेस इरेडिएटेड टिश्यू वॉल्यूम एंड स्कैटर, अप्रोप्रिएट हाई केवीपी विथ रिड्यूस एमएस, यही क्या होता है हाई केवीपी टेक्निक, अलाउ सफिशिएंट पेनिट्रेशन व्हाइल डिक्रीजिंग पेशेंट डोज, और ये कॉम्बिनेशन फॉलोज द अलारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज अ क्वांटम मोटल दैट इज क्वांटम नॉइज अपीयरेंस इन अ डिजिटल इमेज। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमें क्वांटम नॉइज दिखाई देगा डिजिटल इमेज के अंदर। तो क्वांटम नॉइज की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, ग्रेनी और नॉइजी अपीयरेंस अगर हमें आती है इमेज के अंदर, जो किसकी वजह से आती है, इफ़ बहुत ही कम एक्सरे फोटोन जब डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, एक्सेसिव रेडिएशन एक्सपोजर, डिटेक्टर ओवरहीटिंग, इनसफिशिएंट फोटोन एक्सपोजर, एक्सेसिव फोकल स्पॉट साइज। तो बिल्कुल इनसफिशिएंट फोटोन एक्सपोजर। ठीक है, अगर इनसफिशिएंट फोटोन एक्सपोजर है, बहुत ही कम एक्सरे फोटोन डिटेक्टर तक पहुंचे हैं, देन क्वांटम नॉइज विल अपीयर। ठीक है, क्वांटम नॉइज जिसको हम क्वांटम मॉडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट
विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाफ वैल्यू लेयर इज करेक्ट? HVL हाफ वैल्यू लेयर से रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? HVL increases as beam quality decreases. HVL is independent of filtration. HVL is the thickness of a material that reduces the intensity by 50%. HVL measures the tube current. तो देखो जो हाफ वैल्यू लेयर है वो क्या होती है? थिकनेस ऑफ अ स्पेसिफाइड मटेरियल, यूजुअली एल्यूमिनियम, जो कि हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक एक्सरेज के लिए, दैट रिड्यूसेस द एक्सरे बीम इंटेंसिटी टू 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल. तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही डिस्क्राइब कर रहा है. HVL इज अ थिकनेस ऑफ अ मटेरियल दैट रिड्यूसेस बीम इंटेंसिटी बाय 50%. अगर हायर HVL है इट इंडिकेट्स अ हार्डर मोर मैट पेनिट्रेटिंग बीम. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी द डिवाइस दैट ग्रेटली reduces patient skin dose by preventing continuous exposure rays. फ्लोरोस्कोपी के दौरान, फ्लोरोस्कोपी जिसके अंदर कंटिन्यू एक्सपोजर हो रहा है, तो वो डिवाइस जो कि क्या करेगा, पेशेंट की स्किन पे जो डोज लग रही है वो रिड्यूस करेगा बाय प्रिवेंटिंग कंटिन्यूस एक्सपोजर. उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेटिंग एनोड पल्स फ्लोरोस्कोपी, कॉपर फिल्टर ओनली, ऑटोमेटिक कॉलीमेटर. तो बिल्कुल क्या हो जाएगा ये? पल्स फ्लोरोस्कोपी. ट्रेडिशनल फ्लोरोस्कोपी कंटिन्यूस एक्सरे कर रही है. अब पल्स फ्लोरोस्कोपी आई है हमारे पास मॉडर्न सिस्टम में, जहाँ पे जो एक्सरेज है वो शॉर्ट पल्सेस में इमिट हो रही है. इससे बेनिफिट क्या हो गया? पेशेंट स्किन डोज रिड्यूस हो रही है, ऑपरेटर को एक्सपोजर कम लग रहा है और एडिक्वेट इमेज क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच MRI सेफ्टी जोन कंटेन्स द मैग्नेट रूम वेयर एक्सेस इज स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड? MRI को कौन सा सेफ्टी जोन है जो कि मैग्नेट रूम कंटेन करता है? कौन सा जोन है जो कि जिसके अंदर मैग्नेट रूम होता है, जहाँ पे जाना स्ट्रिक्टली मना होता है? जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4. तो देखो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी दैट इज ACR MRI सेफ्टी गाइडलाइंस, जोन 1 में तो आता है हमारा पब्लिक एरिया, जोन 2 में हमारा आता है रिसेप्शन एंड पेशेंट स्क्रीनिंग, जोन 3 में हमारा आता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया बिफोर एंटरिंग द स्कैनिंग रूम, ठीक है. और जोन 4 में हमारा आ जाता है MRI स्कैनर या फिर मैग्नेट रूम जिसको हम बोल सकते हैं. ठीक है. जोन 4 कंटेन्स द पावरफुल मैग्नेट एंड हैज़ द हाईएस्ट सेफ्टी रिस्ट्रिक्शन. तो किस में आता है ये? जोन 4 में. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड न्यूमोथोरेक्स हु कैन नॉट स्टैंड शुड आइडियली बी एग्जामाइंड यूजिंग. पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स सस्पेक्टेड है तो उसको वो खड़ा नहीं हो सकता पेशेंट, तो हम कौन सा व्यू प्रेफर करेंगे? तो देखो अगर सस्पेक्टेड न्यूमोथोरेक्स है तो हम डेक्यूबिटस व्यू ही करेंगे. कौन सा डेक्यूबिटस व्यू करेंगे? लेटरल डेक्यूबिटस. एयर राइजेस टू द सस्पेक्टेड न्यूमोथोरेक्स है, एयर राइजेस टू द हाईएस्ट पॉइंट. अगर पेशेंट कैन नॉट स्टैंड, लेटरल डेक्यूबिटस चेस्ट साइड विद द अफेक्टेड साइड अप. ठीक है. जो अफेक्टेड साइड है उसको ऊपर रखेंगे जिससे जो फ्लू प्लेवरल एयर है वो राइज हो जाए लेटरली, मेकिंग अ स्मॉलर न्यूमोथोरेक्स इजियर टू डिटेक्ट. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड इज देयर फॉर मोर एफिशिएंट फॉर रेडिएशन शील्डिंग. इनमें से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है जिसकी वजह से वो रेडिएशन शील्डिंग के लिए यूज़ हो रहा है? एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, प्लास्टिक. तो देखो हम क्या यूज़ कर रहे हैं शील्डिंग के लिए? भाई लेड यूज़ कर रहे हैं. लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 82. ठीक है. एल्यूमिनियम हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ना कि शील्डिंग के लिए. कॉपर हम यूज़ करते हैं एडेड फिल्ट्रेशन, लेस शील्डिंग या फिर हीट डिसिपेशन के लिए. प्लास्टिक तो नेग्लिजिबल प्रोटेक्शन है डायग्नोस्टिक एक्सरेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिफैक्ट इन MRI इज स्पेसिफिकली कॉज बाय पेशेंट मूवमेंट ड्यूरिंग इमेज एक्वाइजेशन. इनमें से कौन सा MRI का आर्टिफैक्ट है जो कि पेशेंट की इमेज एक्वाइजेशन के दौरान पेशेंट की मूवमेंट की वजह से हो रहा है? केमिकल शिफ्ट, मोशन, घोस्टिंग आर्टिफैक्ट, गिब्स या ससेप्टिबिलिटी. तो देखो जो मोशन के कारण हो रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं? मोशन आर्टिफैक्ट, जो कि पेशेंट की मूवमेंट की वजह से हो रहा है. रेस्पिरेशन, कार्डियक पल्सेशन, बोवल पेरिस्टॉल्सिस की वजह से. केमिकल शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस इन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन फैट एंड वाटर.
ठीक है। गिब्स आर्टिफैक्ट क्या हो जाता है, ड्यू टू लिमिटेड स्पेचर रिजोल्यूशन एंड अपीयर एज रिंगिंग नियर शार्प एजेस, ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट मेटल या फिर एयर टिश्यू इंटरफेसेस ऑल्टरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोशन और घोस्टिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, ये ब्लड इमेजेस हमें देगा, गोस्ट रेप्लिकेस इन द फेज एनकोडिंग डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अलारा प्रिंसिपल द 3 फंडामेंटल मेथड्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो अलारा के एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो 3 फंडामेंटल मेथड्स है रेडिएशन प्रोटेक्शन के, वो क्या क्या है, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। टाइम का मतलब क्या हो गया कि हमें लीस्ट पॉसिबल टाइम नियर द रेडिएशन सोर्स स्पेंड करना है, मतलब जल्दी से पेशेंट को पोजिशन लगा के आ जाना है। डिस्टेंस हमें सोर्स से मैक्सिमाइज रखना है डिस्टेंस को। शील्डिंग, प्रोटेक्टिव बैरियर्स यूज़ करने हैं जैसे कि लेड एप्रॉन, थायराइड शील्ड, लेड ग्लास एंड वॉल्स। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास के 40 MCQs हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों और आपकी तैयारी में बहुत ही बेनिफिशियल रहे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं 40 MCQs के सेशन के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू। और एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके कोर्स के लिंक अवेलेबल है और उन्होंने एम्स के लिए भी आपके लिए अलग से टेस्ट सीरीज़ अपलोड करी है, तो वो भी आप एक्सप्लोर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।